नमस्कार साथियों, मैं निखिल खंडेलवाल एएसपी कोचिंग जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत कर रहा हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका जो बेसिक है उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो हमारे टॉपिक है एग्जाम से रिलेटेड उनके ऊपर क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान किस भाषा का शब्द है, क्या पता होना चाहिए दोस्तों, किस भाषा का शब्द है। तो जितने भी लोजी शब्द होते हैं, जो जिन शब्दों के पीछे में क्या लग रहा है, लोजी लगा हुआ है, वो सारे के सारे शब्द कैसे होते हैं प्यारे साथियों, वो सारे के सारे शब्द ग्रीक भाषा के होते हैं। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा सारे के सारे वर्ड कौन से हो जाएंगे, ग्रीक भाषा के हो जाएंगे। जो पोमोलॉजी वर्ड है ये लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा का शब्द है। ठीक है, तो वो हमारा टॉपिक नहीं है, उसको बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक। तो इसको मेंशन कर लेते हैं, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब देखो दोस्तों, ग्रीक भाषा का शब्द तो है, यहां से पहली बात क्लियर होती है कि ग्रीक भाषा का है, लेकिन ये कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको, ये दो अलग अलग शब्द कौन से, एंटोमोन, एंटोमोन, और दूसरा शब्द कौन सा है प्यारे साथियों, लोगोस। दूसरा शब्द कौन सा है, लोगोस है। एंटोमोन को हिंदी में भी एंटोमोन ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटोमोन ही कहा जाता है। और लोगोस को लोगोस कहा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों, एंटोमोन का मतलब क्या होता है। यहां पर क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होता है कि एंटोमोलॉजी के अंदर एंटोमोन शब्द का अर्थ होता है। आपको एग्जामिनर पूछेगा एंटोमोलॉजी के अंदर एंटोमोन जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है, तो आपको उस समय बताना है कि एंटोमोन शब्द का मतलब होता है इंसेक्ट। क्या होता है दोस्तों, इंसेक्ट होता है। और इंसेक्ट को क्या कहते हैं रे प्यारे साथियों, इंसेक्ट को कहते हैं कीट। क्या कहते हैं, कीट। और लोगोस है, लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है दोस्तों, टू स्टडी, या फिर आप बोल सकते हो अध्ययन। क्या कह सकते हो दोस्तों, अध्ययन कह सकते हो। ठीक है, तो एंटोमोलॉजी के अंदर इंसेक्ट का क्या किया जाता है, कीट का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आपके सामने डेफिनेशन निकल के आ गई कि एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट। क्या आ जाएगा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो सीधी सी अपने पास यहां पे क्या निकल के आ गई, डेफिनेशन निकल के आ गई। तो दो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, किस भाषा का शब्द है, एंटोमोलॉजी में एंटोमोन शब्द का क्या अर्थ होता है। दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है प्यारे साथियों, आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एंटोमोलॉजी। क्या दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ एंटोमोलॉजी की बात करते हैं कि एंटोमोलॉजी की क्या परिभाषा होती है। देखिए दोस्तों, एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान का क्या है, एक ब्रांच है, जंतु विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें हम कीट के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, कीट के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे कि एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान। सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे कीट विज्ञान। क्या डालेंगे, कीट विज्ञान। ठीक है, तो कीट विज्ञान की हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, परिभाषा लिख रहे हैं, डेफिनेशन लिख रहे हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो लिखेंगे कि कीट विज्ञान, क्या लिखेंगे, कीट विज्ञान, कीट विज्ञान जंतु विज्ञान की, ध्यान रखना दोस्तों, जंतु विज्ञान की, जंतु विज्ञान की। आपसे पूछा जा सकता है कौन से साइंस की शाखा है, तो जंतु विज्ञान या जूलॉजिकल साइंस। क्या लिखोगे, जूलॉजिकल, जूलॉजिकल साइंस। ठीक है, तो जंतु विज्ञान या जूलॉजिकल साइंस की शाखा है, की शाखा है, जिसमें जिसमें कीट से संबंधित, जिसमें कीट से संबंधित, कीट से संबंधित 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 विभिन्न पहलुओं पर, संबंधित विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न पहलुओं पर, पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, अध्ययन किया जाता है। ठीक है मेरे साथियों,
यहां पे मैंने आपको क्या बताया, एंटोमोलॉजी जूलॉजिकल साइंस की शाखा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर जंतु विज्ञान की शाखा है। आपसे पूछा जा सकता है कि एंटोमोलॉजी जूलॉजिकल साइंस की शाखा है या प्लांट साइंस की शाखा है, तो आपको बताना है कि ये क्या है, एक जूलॉजिकल या जंतु विज्ञान की शाखा है जिसमें कीट का या कीट से संबंधित पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक नया शब्द आ गया निकलकर, कीट। क्या आ गया दोस्तों? कीट, या फिर यहां पे एक नया शब्द आया इंसेक्ट। क्या होता है? ठीक है, तो आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन पुटअप हुआ होगा कि सर इंसेक्ट या कीट कौन क्या होता है, हम किसको तो इंसेक्ट कहें या किसको हम क्या कहें दोस्तों, कीट कहें। ठीक है मेरे साथियों, तो अभी इसका अपने पास सॉल्यूशन आने वाला है। इंसेक्ट या कीट के बारे में क्या करेंगे अब चर्चा। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक इंसेक्ट है या एक कीट है। हम इसको इंसेक्ट या कीट कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? मैंने किसी कुत्ते को खड़ा करके तो इंसेक्ट नहीं कह दिया, ठीक है। तो मैंने इसी को इंसेक्ट क्यों कहा, इसके पीछे भी एक पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है। इसका रीजन देखो दोस्तों क्या है, जो इंसेक्ट होता है इसकी बॉडी क्या होती है दोस्तों, सेगमेंटेड या विभाजित होती है। क्या होती है दोस्तों? सेगमेंटेड या विभाजित इसकी बॉडी होती है। देखो जैसे इस प्रकार से इसके अंदर इसके बॉडी है, इसको अलग अलग रूप में विभाजित किया गया है। जैसे पहला जो भाग है इसको अपन बोलते हैं हेड, मतलब इंसेक्ट की बॉडी को हम टोटल 3 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला जो भाग है इसको हेड बोलते हैं, दूसरे इस भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, थोरैक्स कहते हैं, और जबकि तीसरा जो लास्ट वाला भाग है इसको हम क्या कहते हैं, एब्डोमेन कहते हैं। हेड का मतलब होता है सिर, थोरैक्स का मतलब वक्ष होता है, और एब्डोमेन का मतलब क्या होता है, गुहा होता है। तो इंसेक्ट का अंदर पहला क्या हो गया, उसका कैरेक्टर हो गया कि उसकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। दूसरा दोस्तों, इसके अंदर क्या नहीं पाई जाती, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, बैकबोन नहीं पाई जाती। ये आपको डायग्राम दिख भी रहा है और इसके अंदर आपको साफ दिख रहा होगा कि इसके अंदर बैकबोन का कोई काम नहीं है, तो इसके अंदर बैकबोन नहीं पाई जाती, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अकशेरुकी या इनवर्टिब्रेट कहते हैं। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट देखो दोस्तों, 2 पेयर ऑफ विंग, ठीक है, 2 जोड़ी यहां पे पंख पाए जाते हैं। एक जोड़ी आपको यहां पे 2 ही दिखाई दे रहा है क्योंकि ये 3D इमेज नहीं है, ठीक है। इसी के जस्ट नीचे इसके एक जोड़ी और पंख होंगे, ठीक है। तो 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, ये आपको डायग्राम के अंदर नजर भी आ रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो दोस्तों, 3 जोड़ी क्या पाई जाती है, टांगे। एक जोड़ी यहां पर, दूसरी जोड़ी यहां पर और तीसरी जोड़ी यहां पर। तो कुल मिलाकर 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। देखो दोस्तों, इसके अलावा देखो इसमें इसके क्या होते हैं, इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का सीधा सा मतलब क्या है, इसका परिसंचरण तंत्र, जिसके अंदर रक्त का बहाव के बारे में अध्ययन करते हैं हम, किस प्रकार से रक्त का बहाव होता है, ठीक है। तो इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कौन सा होता है, ओपन टाइप या खुले प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तीसरी बात दोस्तों, इसकी जो बॉडी होती है त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, ठीक है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिनको हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा 2 जोड़ी पंख। क्या आएगा, 2 जोड़ी पंख, ठीक है, 2 जोड़ी पंख इसके अंदर होते हैं। दूसरा इसका मेन कैरेक्टर आ जाएगा 3 जोड़ी टांगे, 3 जोड़ी टांगे, 3 जोड़ी टांगे। अब दोस्तों देखो, यहां पर आपको एक स्टार लगा के इस पे लिखना है कि ये इसका क्या है, मेन कैरेक्टर है। वैसे मैं आपको 10 कैरेक्टर लिखवाऊंगा अप्रोक्स, लेकिन उसमें से सबसे मेन कैरेक्टर कौन सा है, 3 जोड़ी टांगे। अब आप पूछोगे सर 3 जोड़ी टांगे इसका मेन कैरेक्टर क्यों है, ठीक है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा लिखेंगे ये कैसा होता है, अकशेरुकी होता है, अकशेरुकी। अकशेरुकी का मतलब जानते हो दोस्तों क्या होता है, अकशेरुकी। अकशेरुकी मतलब जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है, रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है। रीढ़ की हड्डी क्या होती है दोस्तों, अनुपस्थित होती है। तो रीढ़ की हड्डी क्या हो गई, अनुपस्थित हो जाएगी। यहां पर लिख देंगे रीढ़ की हड्डी क्या हो गई, अनुपस्थित। अगला पॉइंट देखो दोस्तों, इसका जो फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा होता है, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे सेगमेंटेड बॉडी या फिर विभाजित शरीर पाया जाता है। क्या होता है, विभाजित शरीर, ठीक है। तो लिख देंगे विभाजित शरीर, विभाजित शरीर, विभाजित शरीर। आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी मैं आगे लिखवा दूंगा कि कितने भागों में विभाजित रहता है। 3 भागों में मैंने आपको बता दिया। पहला भाग हेड हो गया, दूसरा वाला भाग थोरैक्स हो गया, और तीसरा वाला भाग क्या हो गया, एब्डोमेन हो गया, ठीक है। इसके अलावा द्विपार्श्व सम्मित होता है। क्या होता है, द्विपार्श्व सम्मित, द्विपार्श्व सम्मित यानी बायलैटरिकल सिमेट्रिकल, ठीक है। द्विपार्श्व सम्मित या बायलैटरल सिमेट्रिकल आप लिख सकते हो, बायलैटरल
बायलैटरल सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। ठीक है मेरे साथियों, तो ये कुछ एक पॉइंट हो गए इंसर्ट के बारे में। इसके अलावा देखो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं। ठीक है, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र क्या हो जाएगा? खुले प्रकार का, खुले प्रकार का, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण, संचरण तंत्र, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र, जबकि मानव के अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं त्रिस्तरीय। कैसा होता है दोस्तों? त्रिस्तरीय होता है। ठीक है, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय का सीधा सा मतलब क्या है दोस्तों? ट्रिप्लोब्लास्टिक पाया जाता है। कैसा होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, त्रिस्तरीय होता है। तो इसकी बॉडी क्या हो गई दोस्तों? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब इसके शरीर की 3 लेयर पाई जाती है। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है, इनका आपको ध्यान रखना है, यहां से अपने क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है कशेरू की, मतलब उसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। विभाजित उसका शरीर होता है 3 भागों में, मैंने आपको बता दिया, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में विभाजित होता है। द्विपार्श्व सममित होता है। द्विपार्श्व सममित मतलब ऐसे जीव जिनके शरीर को हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो द्विपार्श्व सममित होता है। ठीक है मेरे साथियों, तो ये कुछ एक इसके क्या हो गए? मेन कैरेक्टरिस्टिक हो गए। आगे चलते आगे मैंने बताया खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र और त्रिस्तरीय इसका बॉडी होती है। अब दोस्तों देखो, उसके हम लिखेंगे फाइलम और सब फाइलम। क्या लिखेंगे? फाइलम और सब फाइलम के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं फाइलम के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? फाइलम के बारे में लिख लेते हैं। फाइलम क्या होता है? क्वेश्चन आता है इंसेक्ट कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, तो उसका फाइलम है ऑर्थोपोडा है। कौन सा है दोस्तों? ऑर्थोपोडा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोपोडा इसका फाइलम है। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा। अब देखो दोस्तों, ऑर्थोपोडा है, इसका एक स्पेशल मीनिंग है। ऑर्थोपोडा का मतलब होता है जिसकी सेगमेंटेड या जॉइंटेड लेग पाई जाती है, ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोपोडा कहते हैं। अब देखो दोस्तों, ऑर्थोपोडा क्यों कहते हैं इसको? देखो, ऑर्थो, इसके 2 शब्द आएंगे, ऑर्थ्रो और पोडा। ऑर्थ्रो का मतलब होता है सेगमेंटेड या जॉइंटेड। ऑर्थ्रो का मीनिंग क्या होता है? सेगमेंटेड या जॉइंटेड होता है। ठीक है, तो इसके नीचे लिख लेंगे सेगमेंटेड, सेगमेंटेड। ठीक है, या फिर दूसरा मीनिंग क्या होता है? जॉइंटेड, जॉइंटेड, जॉइंटेड। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? सेगमेंटेड या जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। सेगमेंटेड या जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्थोपोडा कहते हैं। मैंने आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक भी आपको 3 पेयर ऑफ लेग कहा था। क्या कहा था? 3 पेयर ऑफ लेग। उसका कहने का मतलब यही था, क्योंकि इंसेक्ट किससे बिलोंग करता है? ऑर्थोपोडा से। और ऑर्थोपोडा का मेन कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होता है? होता है सेगमेंटेड या जॉइंटेड लेग। क्या होता है दोस्तों? सेगमेंटेड या जॉइंटेड लेग इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है। सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है? विभाजित। क्या होता है दोस्तों? विभाजित। इसको आप हिंदी में लिख सकते हो विभाजित शरीर। क्या लिखते हो दोस्तों? विभाजित शरीर। ठीक है मेरे साथियों, तो विभाजित शरीर पाया जाता है, विभाजित टांगे पाई जाती है, शरीर नहीं, सॉरी, टांगे पाई जाती है। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? ऑर्थोपोडा कह दिया। ठीक है, तो अब आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है कि कीट का मेन कैरेक्टरिस्टिक या मेन लक्षण है। ठीक है, आपको उसने दे दिया बायलैटरल सिमेट्रिकल यानी द्विबार सममित है। ठीक है, विभाजित शरीर है, 3 पेयर ऑफ लेग है और 2 जोड़ी क्या पाई जाती है? पंख पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 3 जोड़ी टांगे वाला इसका मेन जो कैरेक्टर है, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, इसके सब फाइलम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सब फाइलम की। अगला पॉइंट लिखेंगे सब फाइलम, सब फाइलम, सब फाइलम। अब देखो दोस्तों, इसका जो सब फाइलम है वो है यूरिनामिया। क्या है? यूरिनामिया, यूरिना, यूरिनामिया, यूरिनामिया इसका क्या है? सब फाइलम है। तो यूरिनामिया इसका क्या हो गया? सब फाइलम हो गया प्यारे साथियों। अब देखो दोस्तों, आपसे क्वेश्चन एक और पुटअप होता है कि धरती पर ऑर्थोपोडा की उत्पत्ति कब हुई थी? क्या होता है दोस्तों? धरती पर ऑर्थोपोडा की उत्पत्ति कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है, धरती पर ऑर्थोपोडा की उत्पत्ति कैम्ब्रियन काल में हुई थी। कब हुई थी? कैम्ब्रियन काल में। तो यहां पर लिख देंगे नोट डाल के, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है पहले से ही। ठीक है, तो लिखेंगे धरती पर
धरती पर ऑर्थोपोडा की उत्पत्ति कैम्ब्रियन काल। अब दोस्तों आप पूछोगे साहब कैम्ब्रियन काल कौन सा आ गया? तो आज से लगभग 3500 लाख करोड़ वर्ष पूर्व, 3500, ध्यान रखना दोस्तों, आज से लगभग 3500 लाख वर्ष पूर्व। क्या दोस्तों? 3500 लाख वर्ष पूर्व, 3500 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, यहां से अपना कोष्टक बंद हो जाएगा। कैम्ब्रियन काल में हुई थी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है, जो काल है इनके नाम दे देते हैं। ठीक है, तो कौन से काल में इनकी उत्पत्ति हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है कैम्ब्रियन काल के अंदर किसकी उत्पत्ति हुई थी? हमारे ऑर्थोपोडा की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों। ठीक है प्यारे साथियों, आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं ब्रांचेस। किसके बारे में दोस्तों? ब्रांचेस ऑफ एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान की शाखाओं के बारे में। किसके बारे में? कीट विज्ञान की शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट डालते हैं ब्रांचेस ऑफ एंटोमोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां अपने ये बेसिक जो चीजें हैं, यहां से हमारा बेस क्लियर होगा तो आगे की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ब्रांचेस ऑफ एंटोमोलॉजी, यानी कि कीट विज्ञान की शाखाएं। क्या लिखेंगे दोस्तों? कीट विज्ञान की शाखाएं, कीट विज्ञान की शाखाएं, कीट विज्ञान की शाखाएं। अब देखो दोस्तों, कीट विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, ठीक है, तो इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें सबसे पहली जो मेन शाखा है वो आती है मॉर्फोलॉजी। क्या आती है? मॉर्फोलॉजी। हम इनको अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे, जब वन बाय वन इनको अलग अलग डिटेल्स के अंदर भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम भी मॉर्फोलॉजी ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले किसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं? मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे मॉर्फोलॉजी। अब देखो दोस्तों, मॉर्फोलॉजी को कहा क्या जाता है? मॉर्फोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है आकारिकी। क्या कहा जाता है? आकारिकी, या बोलते हैं शरीर आकारिकी, हिंदी में इसको बोल सकते हो आप आकार विज्ञान या आकृति विज्ञान भी बोल सकते हो। तो कीट विज्ञान, इसमें किसका अध्ययन किया है? कीट के शरीर का अध्ययन किया जाता है, कीट के शरीर की रचना का अध्ययन किया जाता है। क्या लिखोगे? कीट के शरीर की रचना के अध्ययन को आकारिकी या फिर मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो लिखें कीट के शरीर की रचना के अध्ययन को आकारिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आकारिकी कहा जाता है। कीट के शरीर की रचना है, किस प्रकार से रचना हुई है कीट के शरीर की, किस प्रकार से बनावट हुई है, उसका अध्ययन करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मतलब जो कीट का शरीर है वो कैसे बना है, कितने भागों में उसको डिवाइडेड किया हुआ है। ठीक है, कौन कौन से उसके माउथ पार्ट्स है, कौन से उसके लेग है, क्या क्या उसके अंदर विंग्स के अंदर स्ट्रक्चर पाई जा रही है, उसके आउटर बॉडी किस प्रकार की है, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है दोस्तों। अब इनकी भी कुछ शाखाएं हैं, जो मॉर्फोलॉजी है इसकी भी कुछ शाखाएं हैं, जैसे एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी को हिंदी में बोला जाता है शरीर रचना विज्ञान, हिस्टोलॉजी को ऊतक विज्ञान और साइटोलॉजी को कोशिका विज्ञान कहा जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं किसके बारे में। ए पॉइंट लगाएंगे हम। ए पॉइंट क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये मॉर्फोलॉजी की शाखाएं हैं। तो रखेंगे एनाटॉमी या शरीर रचना विज्ञान। पहले हेडिंग लगाएंगे एनाटॉमी। क्या लगाएंगे? एनाटॉमी या शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, शरीर रचना विज्ञान या एनाटॉमी में किसकी स्टडी करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शरीर एनाटॉमी है, इसके अंतर्गत कीटों के बाह्य एवं आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है। क्या दोस्तों? एनाटॉमी में कीटों के बाह्य व आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है। तो लिखेंगे कि एनाटॉमी में या इसके अंतर्गत कीटों के
बाह्य व आंतरिक, किस प्रकार से वो बना हुआ है, ठीक है, उन भागों का अध्ययन किया जाता है। वह भागों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बाह्य एवं आंतरिक भागों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। इसके बाद में अगली जो इसकी मेन शाखा आती है हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान। इसके अंतर्गत शरीर के विभिन्न प्रकार के ऊतकों और तंतुओं का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया जाता है। तो दूसरी शाखा क्या हो जाएगी? हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान। तो आप लिख सकते हो बी पॉइंट डालोगे हिस्टोलॉजी। क्या लिखोगे? हिस्टोलॉजी, या फिर लिखोगे ऊतक विज्ञान। क्या लिखोगे? ऊतक विज्ञान, ऊतक विज्ञान। ठीक है मेरे साथियों, अगला पॉइंट लिखोगे इसके अंदर, इसके अंतर्गत कीटों के विभिन्न ऊतकों मतलब कौन कौन से उसके अंदर टिश्यू पाए जाते हैं? ऊतकों व ऊतक तंतुओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? अध्ययन किया जाता है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि किस किस प्रकार से उसके ऊतक हैं, किस किस प्रकार के उसके ऊतकों के तंतु हैं। इनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान कहलाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है साइटोलॉजी। कौन सी शाखा आती है? साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। मतलब इस उपशाखा के अंतर्गत हम शरीर की कोशिकाओं के बारे में और कोशिका तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो थर्ड जो सी पॉइंट है वो लिखेंगे साइटोलॉजी। क्या लिखेंगे? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान लिखेंगे। इस उपशाखा में कीटों की विभिन्न कोशिकाओं मतलब कीट की कौन कौन सी सेल्स है उसके और जो कोशिका के तंतु है उनका अध्ययन किया जाता है। तथा कोशिका तंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसकी हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगली जो मेन शाखा आती है हमारी वो आती है एम्ब्रियोलॉजी। मतलब हमारी फर्स्ट शाखा कंप्लीट हुई मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान या भ्रूणकी के बारे में। ठीक है, तो भ्रूणकी या भ्रूण विज्ञान क्या होता है? तो भ्रूणकी के अंतर्गत हम अंडे में भ्रूण का बनना और उससे वयस्क बनने तक का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लिख लेते हैं एम्ब्रियोलॉजी। क्या लिख लेते हैं? एम्ब्रियोलॉजी हमारी दूसरे नंबर की शाखा आ जाएगी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी को बोलते हैं भ्रूण विज्ञान। क्या बोलते हैं? भ्रूण विज्ञान या भ्रूणकी। ठीक है, भ्रूण विज्ञान ही ठीक है, भ्रूणकी इतना ज्यादा आपको हिंदी मीनिंग नहीं लिखने को मिलेगा। जहां तक आपको हो सके इंग्लिश के अंदर ही याद करना है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत लिखेंगे, इसके अंतर्गत अंडे में यानी एग में भ्रूण के बनने तथा भ्रूण से मतलब जो हमारा एम्ब्रियो है उसका बनना और भ्रूण से ही एम्ब्रियो से ही वयस्क बनने तक का अध्ययन किया जाता है। बनने तक का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? अध्ययन किया जाता है।
ठीक है प्यारे साथियों, मतलब किस प्रकार से, तो उसमें क्या बन रहा है, भ्रूण बन रहा है, किस प्रकार से उसका एम्ब्रियो बन रहा है, और उस एम्ब्रियो से किस प्रकार से उसका एडल्ट या वयस्क बन रहा है, इसका हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, भ्रूण विज्ञान के अंदर। ठीक है साथियों, अगली शाखा आती है और मेन इंपॉर्टेंट शाखा है फिजियोलॉजी। कैसे आ जाएगी दोस्तों, फिजियोलॉजी आ जाएगी, और फिजियोलॉजी को बोलते हैं हिंदी में कार्यिकी या कीट दैहिकी। क्या बोलते हैं, कार्यिकी या कीट दैहिकी बोलते हैं। ठीक है, तो लगाते हैं अगली शाखा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी को क्या बोला हमने, कार्यिकी। क्या बोला दोस्तों, कार्यिकी। ठीक है, अब देखो दोस्तों, फिजियोलॉजी या कार्यिकी होता क्या है, मतलब फिजियोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, तो शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य, मतलब शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, तथा उन कोशिका जो हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन हैं उनके क्या क्या कार्य है, और कोशिकाओं की कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य, शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य, विभिन्न अंगों के कार्य, अंगों के कार्य, अंगों के कार्य का अध्ययन, कार्य का अध्ययन इसमें करते हैं दोस्तों, फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। जैसे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, हमारा जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कीट का रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कीट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन सभी के बारे में हम फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। मतलब उनका क्या क्या कार्य है, उनके शरीर के अंगों का क्या क्या कार्य है, इन सभी चीजों का हम फिजियोलॉजी के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, अध्ययन करते हैं। अगली जो शाखा आती है वो आती है टैक्सोनॉमी। कौन सी आती है दोस्तों, टैक्सोनॉमी आती है। तो अगली चौथी शाखा लिख लेते हैं हम टैक्सोनॉमी। क्या लिख लेते हैं, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। अब देखो दोस्तों, टैक्सोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट शाखा है जिसको हम वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों में, हिंदी में वर्गीकरण विज्ञान। क्या कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं रे प्यारे साथियों। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कुछ एक बेसिक टर्म है जो हमारे बार बार आने वाली है। टैक्सोनॉमी आएगी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है। ठीक है, बाकी हम टैक्सोनॉमी के अंदर ऑर्डर्स पढ़ेंगे तो आपको पता तो होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी होती क्या है। ठीक है, उसके बाद में हम उन चीजों के जो भी हमारे डिटेल्स वाली चीजें उनको बाद में पढ़ेंगे। छोटे छोटे टर्म्स को पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी में कीट के वर्गीकरण, मतलब कीट का किस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन करते हैं और उनके क्या क्या कैरेक्टर है, उनका हम स्टडी किस में करते हैं, टैक्सोनॉमी के अंदर करते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कीट के क्लासिफिकेशन, कीट के वर्गीकरण, कीट के वर्गीकरण तथा कीट का मतलब किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, तथा उनके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, तथा उनके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। ठीक है मेरे साथियों, तो ये टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन होगी। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। फादर ऑफ जो टैक्सोनॉमी है कैरोलस लिनियस साहब है। ठीक है, उन सभी के बारे में, फादर ऑफ फिजियोलॉजी कौन है, वीजी विग्लेसवर्थ साहब है। इन सभी के बारे में आगे चर्चा करेंगे जब हम स्पेशली अलग अलग जो शाखाएं हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे तब। ठीक है, अगली जो ब्रांच आती है वो आती है इकोलॉजी। कौन सी आती है मेरे साथियों, इकोलॉजी इसकी अगली ब्रांच आती है। ठीक है, तो लिखेंगे इकोलॉजी। पांचवी ब्रांच कौन सी होती है, इकोलॉजी, इकोलॉजी। ठीक है मेरे साथियों, तो जो इकोलॉजी है इसको हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी या वातावरण विज्ञान। क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी। ठीक है मेरे साथियों, पारिस्थितिकी। ये लो साहब, पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ना है। अब देखो दोस्तों, पारिस्थितिकी होती क्या है। ठीक है, इसके अंदर हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, इसके बारे में भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो कीट के वातावरण एवं कीट के उन जो हमारे कीट है उनके वातावरण एवं पर्यावरण से क्या क्या संबंध है, ठीक है, उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, इकोलॉजी के अंदर करते हैं। तो कीटों का वातावरण के संबंध में अध्ययन,
अध्ययन। कीटों का वातावरण के संबंध में क्या किया जाता है दोस्तों, अध्ययन किया जाता है। किसमें, इकोलॉजी के अंदर। क्या क्या रिलेशनशिप है उनकी एनवायरनमेंट के साथ, इस सब की स्टडी किसके अंदर की जाती है प्यारे साथियों, वो की जाती है इकोलॉजी के अंदर। इसमें की जाती है, इकोलॉजी के अंदर की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। आगे जो क्लास होगी उसी के अंदर हम पढ़ने वाला है जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम कुछ एक और बेसिक पॉइंट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।